Dr. Shahida Wizaarat, पाकिस्तान की वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम. डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, IMF वांट्स कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट हो, एटोनमस हो, लेकिन जो उन्होंने डिटेल्स बताई हैं एटोनमी की, वो पाकिस्तान को किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल शायद नहीं है. हुकूमत का मुझे अभी नहीं पता, लेकिन एज अ बैंकर, एज दोज पीपल हु आर इनटू फाइनेंशियल सेक्टर, दे से कि जी इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान. क्या कहेंगी आप इस पे? देखिए, उन्होंने बज़ाहिर एक ये होता है आर्गुमेंट IMF का और सारे इन लोगों का, वेस्टर्न इदारों का, कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी होनी चाहिए. मगर जिस तरह से उन्होंने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को, इसका जो एक्ट बनाया है, इसमें सिर्फ स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी नहीं है, इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सियासी और बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत इकोनॉमिक कुछ मफादात हैं जो इसमें लपेट दिए गए हैं. बज़ाहिर स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी कही जा रही है, मगर इसके बहुत दूर नताइज होंगे पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात पे और सोशल वेलबींग पे. तो मैं समझती हूँ कि हम इसमें देख रहे हैं इसको. ये सिर्फ स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी नहीं है. ओके डॉक्टर साहब, अनअकाउंटेबल होगा, एटोनमस का जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही हैं, जिस तरह अभी कोई केस होता है, FIA में जाता है, बैंकिंग कोर्ट में जाता है, उन्होंने कहा नहीं, गवर्नर्स, डिप्टी गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, आप उनको बुला ही नहीं सकते. सो NAB, FIA हमारे वक्त के वजीर आजम को बुला सकता है, किसी और को बुला सकता है, बट गवर्नर, स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर्स और इनको नहीं बुला सकता. तो इनके ऊपर चेक और बैलेंस कहां से आएगा, या कोई चेक और बैलेंस नहीं होगा इन पे? देखिए, इसमें जो इन्होंने तजावीज़ दी हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई भी इदारा इन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकेगा. तनख्वाह बहुत बड़ी सी पाकिस्तान देगा, 14.8 मिलियन. जी एग्जैक्टली 13.85 और समथिंग, और पर मंथ. और इसके अलावा मरात इसके अलावा होंगी, फैसिलिटीज इसके अलावा हैं. फिर 4-5 डिप्टी गवर्नर्स होंगे, उनकी भी बड़ी बड़ी तनख्वाहें होंगी. तो यानी कि ये बिल्कुल एक गरीब मुल्क को चूस डालेंगे आके, सिर्फ इसके नाम पे कि ये इन्फ्लेशन को वो करेंगे. इन्फ्लेशन अभी तक तो स्टेट बैंक शरह नमूद को भी देखता है, मगर ये कह रहे हैं शरह नमूद को नहीं देखेंगे, सिर्फ इन्फ्लेशन को देखेंगे. तो आप देखें कि इन्फ्लेशन को माजी में स्टेट बैंक ने किस तरह से हैंडल किया है. जब भी कोई भी हुकूमत आती है, वो फौरन आते ही डिवैल्यूएशन करती है. जब डिवैल्यूएशन करती है तो सारी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, और तेल और कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. तो हमारा जो इन्फ्लेशन है उसके ये कॉस्ट पुश इसकी वजूहात हैं. दो तरह से इन्फ्लेशन आता है, या तो कॉस्ट पुश या डिमांड पुल. तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश होता है, क्योंकि हमारी सब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं डिवैल्यूएशन की वजह से. मगर फिर स्टेट बैंक पता नहीं अपनी कौन सी विजडम में डिमांड पुल इन्फ्लेशन के एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स लगाना शुरू कर देता है. मिसाल के तौर पे वो लेंडिंग रेट को बढ़ा देता है. लेंडिंग रेट जब बढ़ाया जाता है जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो, तो इससे पता चलता है कि या तो ये बहुत ही नालायक है, और या ये इनका एक अपना एजेंडा है, क्योंकि लेंडिंग रेट बढ़ने से हालात और मजीद बद से बदतर हो जाते हैं. तो आप ये खारिज इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है कि इनका एजेंडा हो सकता है ये नालायक हो. इन ईदर केस कि इसी किस्म की स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे और उससे इन्फ्लेशन को हैंडल करेंगे. और इतना बड़ा एक मॉन्स्टर तैयार कर रहे हैं, और ये सिर्फ इतने नाकिस इनकी स्ट्रेटेजी को अमल दरामद करने की. डॉक्टर साहब, दो चीजें और मुझे बताइएगा. एक, एटोनमस फाइनेंशियल स्टेट बैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज नॉट अकाउंटेबल, और कहा जा रहा है कि जी इनका जो प्रेसिडेंट है वो हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उसको करेंगे, बट वी ऑल नो कि वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से डायरेक्शन आएगी. वर्ल्ड बैंक इनको बताया, उसके बाद वाशिंगटन DC की तरफ से आई, स्टेट बैंक के पास चला गया. स्टेट बैंक ने आगे गवर्नमेंट को कहा कि अब आप अमेंडमेंट्स करनी शुरू कर दें अपने लॉ के अंदर, क्योंकि इसको आपने इंप्लीमेंट करना है. इट्स गोइंग टू बी, कैबिनेट ने कुछ मिनट के अंदर इसको अप्रूव कर दिया. इज दैट सो सिंपल? देखिए, यही 5-7 मिनट में इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, जबकि हम लोगों ने देखा तो इसके बहुत दूर रस नताइज हैं पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की सियासत पे, सोशल वेलबींग, स्ट्रेटेजिक वेलबींग. तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी काबीना में जो लोग बैठे हैं
ان کی یا تو پاکستان سے بالکل دلچسپی نہیں ہے اور یا ان کا ایک خاص ایجنڈا ہے جس کے لیے وہ بھیجے گئے ہیں. کیونکہ اگر آپ کابینہ کو دیکھیں تو اس کے زیادہ تر جو ممبرز ہیں وہ برطانیہ کے شہری ہیں اور امریکہ کے شہری ہیں. تو امریکہ کا اور برطانیہ کا ایک پاکستان کے لیے ایک خاص ان کے اسٹریٹجک ان کے وہ ہیں آبجیکٹیوز ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کا دفاع نہیں کر رہے, یہ لوگ برطانیہ اور امریکہ کا ایجنڈا ہم پہ مسلط کر رہے ہیں, جو کہ کیونکہ پاکستان اس وقت سی پیک میں بہت پاکستان نے چاہ رہا ہے, اور چائنا سے, روس سے, ترکی سے, ایران سے, ان ملکوں سے تعلقات بڑھانا چاہ رہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں ان سے دور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ایجنڈا تیار کیا گیا ہے, اور ہماری کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ انہی کے شہری ہیں. اور اسی لیے میں نے اس کے خلاف ہمیشہ لکھا ہے اور آواز بلند کی ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل آرڈر ہے یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ہمیں اپنا پولیٹیکل آرڈر صحیح کرنا چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. لاسٹ کوسچن مجھے ذرا بتائیے گا, یہ جو آئی ایم ایف پلان دے رہا ہے پوری دنیا کے اندر کتنے ایسے اسٹیٹ بینکس ہیں جہاں پر یہ پلان چلتا ہے اور اتنی اٹانومی اور اس طرح کا پروسیس ہے, یہ بھی مجھے ذرا بتائیے گا. جی میں نے کسی اسٹیٹ بینک کو نہیں سنا کہ اس کی اتنی آٹونومی ہو. ابھی میں سن رہی تھی کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی گورنر کی مطلب جتنے وہ ہے اسٹیٹ بینک کی آٹونومی ہے جی اتنی ہی ہندوستان کے اسٹیٹ بینک کی آٹونومی ہے, اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی آٹونومی ارجنٹینا, برازیل ان اسٹیٹ بینک سے زیادہ ہے, ان کے سینٹرل بینک سے. ٹھیک. اور پاکستان کی میں نے نہیں سنا کہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی سینٹرل بینک کی آٹونومی ویسی ہو جیسی کہ ہمیں یہ ان کے ایکٹ میں انہوں نے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارہ, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ.